औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम डिस्कस करते हैं स्केलेटन पर कि स्केलेटन के क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब स्केलेटन वीक हो जाता है तो ये डिफॉर्मेशन होती हैं। ये मोस्टली जेनेटिकली हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है, या बाज़ औक़ात न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें सबसे पहले क्लिफ्ट पैलेट है। क्लिप पैलेट मोस्टली जेनेटिकली भी हो सकती है या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। इसमें माँ से या बाप से एक जीन जो ये क्लेफ्टिंग काज करती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे जेनेटिकली ये क्लेफ्ट बन जाता है। ये आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ ये लिप पैलेट है और ये देखें ये पैलेटाइन जो बोन्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है और ये क्लिप्ट पैलेट है। दूसरा हमारे पास है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली उस कंडीशन को कहा जाता है जब एक बच्चे का जो हेड होता है वो बाकी बच्चों से या बाकी इंसानों से उसका हेड नॉर्मल हेड से छोटा होता है। इस कंडीशन को माइक्रोसेफेली कहते हैं। माइक्रोसेफेली मोस्टली काज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं या बाज़ वक़्त जो फीमेल का जो फीटस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें ड्रग्स, अल्कोहल, वायरसेस या टॉक्सिन एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेन टिश्यू उनकी डेवलपिंग जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जब बच्चा पैदा होगा तो उसका हेड नॉर्मल हेड के साइज से छोटा होता है। इस कंडीशन को माइक्रोसेफेली कहते हैं। ये भी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं। इसके अलावा तीसरा हमारे पास आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जब जॉइंट्स की जो स्वेलिंग होती हैं वो हो जाती हैं। मोस्टली ये एजड लोगों में होता है, जो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि देखिए एक हम कहते हैं जॉइंट उसको कहते हैं जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उस जगह को जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट इस जॉइंट के ऊपर एक कवर मौजूद होता है, एक कार्टिलेज जिसको कहा जाता है। वो इस जॉइंट को आपस में इकट्ठा रखता है ताकि जो बोन्स यहाँ मिले होते हैं वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए। बाज़ औक़ात इस जॉइंट्स ये जो जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज होता है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ये टूट जाता है, जिसकी वजह से बोन्स के आपस में फ्रैक्शन पैदा हो जाती है, रगड़ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पेन होता है, दर्द होता है। इसकी वजह से या इस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक डिस्क जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है और एक एनोलस फाइब्रोसिस होती है। न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या होता है? इट इज़ एन इनर सेमी फ्लूइड विच एक्ट्स एज अ रबर बॉल टू गिव अ डिस्क its elasticity and compressibility। जबकि एनोलस फाइब्रोसिस क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज विच होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्रे। अब ये आप लोगों ने न्यूक्लियस पल्पोसिस और एनोलस फाइब्रोसिस को सुना तो बाज़ औक़ात इंसान कोई वज़नी चीज़ उठाने से, जंपिंग करने से, रनिंग करने की वजह से उसके जो वर्टिब्रल कॉलम के जो डिस्क होते हैं उनको डैमेज पहुंच जाता है। वो उनकी पोजीशन थोड़ी सी वो जहाँ पे उनकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी हिल जाती है। इसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। सिम्पटम्स क्या होते हैं? ये अक्सर तो पैर टांग में दर्द होती हैं या जो हाथ होते हैं उनमें दर्द होता है। इसके अलावा सुन हो जाता है, वो टांग या वो हाथ सुन हो जाती हैं और वीकनेस होती हैं।
किस वजह से होता है, रिस्क फैक्टर क्या है इसके, या इंसान एक वज़नी चीज़ उठाता है, या उसकी एक ऐसी जगह पे जॉब होती हैं जो यहाँ पे वो बैठा रहता है, बैठने की वजह, ज़्यादा बैठने की वजह से बाज़ औक़ात ये जेनेटिकली भी हो सकता है, या इसके अलावा स्मोकिंग से ये हो सकती हैं। ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इसका हम वहाँ पे जहाँ पे स्लिप डिस्क होते हैं वहाँ पे आइस रखते हैं, कोल्ड रखते हैं, ताकि वो आइस की वजह से वो पेन कम हो जाए। दूसरी हम क्या करते हैं, फिजियोथेरापी करते हैं। फिजियोथेरापी से वो जो वहाँ पे स्लिप डिस्क होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तीसरा हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो हम इसकी सर्जरी करते हैं, सर्जरी से भी ये ठीक हो सकता है। हमारे पास एक और डिज़ीज़ है, एक और कंडीशन है ये पेन का, जो उसको सायाटिका बोलते हैं। सायाटिका एक नर्व है, इसको सायाटिक नर्व कहते हैं। जब ये नर्व, ये न्यूरॉन ये कंप्रेस हो जाता है, ये इसको डैमेज पहुंचती है, जिसकी वजह से वो टांग को, उस लेग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सायाटिका इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द बैक, ये सिर्फ बैक पे नहीं होता, ये बाकी तब इस टांग तक भी फैल जाता है। The sciatic nerve is the longest and the widest nerve in the human body. दूसरी बात हम कहते हैं कि इंसानी बॉडी में ये सायाटिक नर्व जो है ये लंबा भी है और इसके अलावा ये विडेस्ट भी है। It runs from the lower back through the buttocks and down the legs, ending just below the knee. This nerve controls several muscles in the lower legs and supplies sensation to the skin of the foot and the majority of the lower leg. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि तमाम इंसानों को 40% इंसान ऐसे होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में सायाटिक नर्व का एक्सपीरियंस होता है, यानी उनको ये दर्द मिला होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा टॉपिक है कि जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से अवामिल होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हेमाटोमा फॉर्मेशन। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज जो ए लिखा होता है ये हेमाटोमा फॉर्मेशन वाली इमेज है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेड रेड सी चीज़ें नज़र आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब एक हड्डी टूट जाती है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन तमाम से ब्लड आता है, खून आता है, और जब ये ब्लड आएगा यहाँ ब्लड क्लॉट बनेगी, इसको हेमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। ये तमाम ब्लड आ जाता है। अब होता ये है, दूसरा जो हमारे पास इमेज बी है उसको हम कहते हैं बोन जनरेशन। अब होता ये है कि कुछ वक्त दिन के बाद जब ये फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर जो हेमाटोमा फॉर्मेशन होती हैं वहाँ पे पेगोसाइटिक सेल्स आते हैं। वो पेगोसाइटिक सेल्स क्या कर लेते हैं, वहाँ पे जो डेड सेल्स पहले से मौजूद हैं उनको फेगोसाइटोस कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब होता ये है कि वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं और उधर जो हड्डी या जो बोन टूट चुका होता है उनकी रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं, वो बोन वापस बनना स्टार्ट हो जाता है। फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर्स दैट कनेक्ट द ब्रोकन बोन एंड्स, जबकि ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, वहाँ पे स्पॉन्जी बोन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब होता ये है, द रिपेयर टिश्यू बिटवीन द ब्रोकन बोन एंड्स द फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ हाइलेन एंड फाइब्रोकार्टिलेज। इमेज नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब क्या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है द फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस इज कन्वर्टेड into the bony callus of spongy bone। इसमें तकरीबन 2 मंथ लग जाते हैं। 2 मंथ लगने के बाद जो फ्रैक्चर वाले हिस्से होते हैं, आप लोग इमेज नंबर सी में देख सकते हैं कि वो हिस्सा जो टूट चुका होता है वो अब आपस में मिलने के करीब है, बल्कि मिल चुका है, ये मिला। दिस इज सिमिलर टू द एंडोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन ऑफ बोन व्हेन कार्टिलेज बिकम ओसिफाइड। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट
एंड बोन मैट्रिक्स आर प्रेजेंट। लास्ट इमेज नंबर डी में आप लोग देख सकते हैं बोन रीमॉडलिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है द बोन कैलस इज देन रीमॉडल्ड बाय ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट with excess material on the exterior of the bone and within the medullary cavity being removed। अब क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन यहाँ पे एडिड होती हैं ताकि वो क्रिएट बोन टिश्यू दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल अनब्रोक बोन। अब होता ये है दिस रीमॉडलिंग कैन टेक मैनी मंथ्स। बोन रीमॉडलिंग में ये बोन वापस उस तरह दिखाई देता है जिस तरह कि वो पहले से टूट न गया हो। हम उसकी एक्सरे कर लेते हैं, एक्सरे इमेज में हमें बिल्कुल ये आपस में सही दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं मसल्स की और मसल्स के टाइप की, तो मसल्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, अक्सर तमाम एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। मसल्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, बढ़ते हैं। इसके अलावा इनकी ये स्लाइडिंग की वजह से बॉडी की और सेल्स की शेप, लेंथ, वेट वगैरह चेंज होते रहते हैं। मसल्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये अक्सर तौर पर फोर्स में और मोशन में ये यूज़ होते हैं, या इनका काम फोर्स एंड मोशन है। मसल्स के 3 किस्में हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल हैं एंड स्केलेटल मसल्स हैं। जब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये जब इनका जो हम एक्शन की बात करते हैं तो ये इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी वो होते हैं कि वो काम जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो उसको हम इनवॉलंटरी कहते हैं, और वॉलंटरी उस एक्शन को कहते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। कहाँ पाए जाते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वॉल में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं इनकी सेल्स की, तो इनकी सेल्स की शेप स्पैंडल लाइक होती है और इनमें सिंगल न्यूक्लियाई होता है। दूसरी तरफ कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, ये मोस्टली पाए जाते हैं हार्ट में, दिल में पाए जाते हैं। इनकी जो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा ये जो मसल्स होते हैं ये स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं। स्टेरिएटेड मसल्स उन मसल्स को कहा जाता है जब हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ हमको लाइट एंड डार्क बैंड्स नज़र आते हैं, इसको स्टेरिएटेड मसल्स कहते हैं। ये भी एक्शन में इनवॉलंटरी है। जब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो ये स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं। मैंने बता दिया है आपको स्टेरिएटेड मसल्स क्या होते हैं। ये एक्शन में वॉलंटरी होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉलंटरी क्या होते हैं। वॉलंटरी वो होते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों। उसके बाद आते हैं कि मोस्टली जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और इसीलिए हम इसको इनके अंदर कोलेजन फाइबर्स, उनको टेंडेंस कहा जाता है। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की। मेरे भाइयों इसको तवज्जो से सुनिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल्स की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं। लार्ज करने के बाद हम एक यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक हम इसको हम एक जेड लाइन तस्वर करते हैं, या इसको हम एक जेड लाइन कहते हैं। ये जिस मेम्ब्रेन में बिल्कुल इट इज़ सिमिलर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक बराबर होता है, इसीलिए इसको सार्कोलीमा बोला जाता है। सार्कोलीमा के अंदर न्यूमेरियस माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ये इनके अंदर ये एक्टिन मायोसिन मौजूद होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करते हैं तो हमें लाइट एंड डार्क बैंड नज़र आते हैं। इसके अलावा हमें ए बैंड और आई बैंड भी नज़र आते हैं।
जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक्टिन और मायोसिन भी नज़र आते हैं। हमारे पास आई बैंड होता है, इसके अलावा ए बैंड मौजूद होता है। तीन बैंड हैं, इसके अलावा लाइट है, डार्क है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। अब हम जब बात करते हैं कि जो आई बैंड है या ए बैंड है वो क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो आपको ब्लू एंड थोड़े से रेड ऑरेंज लाइक दिखाई देते हैं, यहाँ से लेकर होते होते यहाँ तक, ये जो है इसको हम ए बैंड कहते हैं। ए बैंड का मतलब क्या होता है? ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि इट कैन पोलराइज्ड विजिबल लाइट। जबकि आप लोगों को यहाँ बिल्कुल ये सिंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिखाई देता है, इसको हम आई बैंड बोलते हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, इसको हम आई बैंड कहते हैं। इसका मतलब है विच आर आइसोट्रॉपिक, या इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग। आपको यहाँ आई ए बैंड के बिल्कुल ये जो ऐसी लाइन दिखाई देती हैं जिस पे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं एच जोन। एच जोन, एच स्टैंड फॉर हेली। हेली इसका मतलब होता है कि ये ब्राइट है, या डार्क नहीं है बल्कि ये ब्राइट है। इसके अलावा आप लोगों को जब ये दिखाई देते हैं, ये जो बिल्कुल ऑरेंज लाइक है यहाँ बिल्कुल मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिन कहते हैं। और जो आपको ये दिखाई देते हैं, ब्लू ब्लू दिखाई देते हैं, इसको हम मायोसिन कहते हैं। अब मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है, ये बैंड्स वगैरह ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको नज़र आ जाए कि ये एक्टिन कहाँ पे है, मायोसिन कहाँ पे है, और ये क्या क्या चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं जो हम लोगों ने मायोसिन और एक्टिन की बात की कि मायोसिन क्या है और एक्टिन क्या है। मायोसिन आप लोग देख रहे हैं, ये मसल जो है ये मायोसिन है, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। ये मायोसिन क्या है? ये थिक होता है डायामीटर में, ये कंसिस्ट होता है टेल पर। ये टेल डिवाइड हो जाता है हेड पर। आप लोगों को ये हेड भी दिखाई देगा, ये हेड रीजन है, ये हेड में डिवाइड हो जाता है। द हेड्स आर आल्सो कॉल्ड क्रॉस ब्रिड्ज एज दे लिंक the thick and the thin microfilaments together during contraction। एक तरफ आपको मायोसिन दिखाई देता है। मायोसिन क्या है? ये डायमीटर में थिन होता है। द एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इनटू चेन्स, ये दो चेन में होते हैं। जब होता ये है कि इट इज़ सराउंडेड बाय प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, जिसको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। द अदर मेजर प्रोटीन इन द एक्टिन इज ट्रोपोनिन। It is actually 3 polypeptide complex. One binds to actin, another binds to tropomyosin, जबकि जो तीसरा होता है वो कैल्शियम आयंस से बेंड होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रोपोनिन भी दिखाया गया है, ट्रोपोमायोसिन भी दिखाया गया है। ये हमारे पास क्या है? एक्टिन और मायोसिन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्केलेटन किस तरह होती हैं और स्केलेटन की जो मूवमेंट है वो कैसे होती हैं। बोन्स आर अटैच्ड टू द बोन्स थ्रू कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन वन एंड ऑफ द बोन मूव। जब हम मुंह करते हैं या अपने जो स्केलेटन है जिस तरह हाथ को हिलाते हैं, तो इनमें एक हिस्सा क्या होता है? मुंह करता है, जबकि दूसरा क्या होता है? वो स्टेशनरी होता है, वो मुंह नहीं करता। वो हिस्सा जिसकी मूवमेंट होती है उसको हम इंसर्शन बोलते हैं, और वो हिस्सा जो मुंह नहीं करता उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। जबकि जो इनकी जो ये इंसर्शन और ओरिजिन होती है, वहाँ पे एक ऐसा मोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। ये देखो, इसको ऐसा मोटा सा हिस्सा, इसको हम बीले बोलते हैं। फ्लेक्सर मसल्स क्या होते हैं? दोज मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट्स इट बेंड्स द बोन एट जॉइंट। एक्सटेंसर मसल्स क्या होते हैं? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स इट स्ट्रेटन्स द बोन एट जॉइंट्स।
The movement of the bone in two direction and called antagonistic pair. देखें, एंटागोनिस्टिक पेयर हम कहते हैं, उसको कहते हैं कि एक मसल्स रिलैक्स होता है तो दूसरा कंट्रैक्ट हो जाता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है तो पहला कंट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स बोलते हैं। आप लोग इधर देख सकते हैं बाइसेप ब्रेकाई दिखाया गया है, ब्रेकिलस दिखाया गया है, ब्रेकियोरेडिलस दिखाया गया है, तमाम उनका ओरिजिन वगैरह दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकिलस की। तो ये क्या होता है, इसको बाइसेप ब्रेकिलस ब्रेकाई भी बोलते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर 3/5 ऑफ द ह्यूमरस। इट इंसर्ट इनटू द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। उसके बाद ब्रेकियोरेडिलस है, आप लोग देखते हैं ब्रेकियोरेडिलस। It arises from the lateral side of the lower end of the humerus. It extends most of the forearm. It inserts into the lateral border of the distal shaft of the radius. उसके बाद आपके पास आता है ब्रेकिलस। ब्रेकिलस आप लोग देख रहे हैं कि यह डिस्टल हाफ ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस होते हैं। इसका जो इंसर्शन है कोरोनॉइड प्रोसेस। जब हम बात करते हैं लोकोमोशन इन प्रोटेस्टा ऑफ, या हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स में हम बात करते हैं कि उनमें लोकोमोशन कैसे होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकोमोशन इन यूग्लिना की बात करते हैं। तो यूग्लिना के अंदर, या यूग्लिना है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कहते हैं, इट कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना मूव बाय अ फ्लैजेलम, इसको फ्लैजेला अगर प्लूरल हो। फ्लैजेलम इज लोकेटेड ऑन द इंटीरियर एंड, जो क्या करते हैं सॉरी हम बात करते हैं यूग्लिना चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द एक्टिव कंट्रैक्टाइल माइनिम्स। The moment of euglena is called euglenoid moment. जब हम बात करते हैं लोकोमोशन इन अर्थवर्म की, आप लोगों ने देखा होगा ये सेगमेंटेड होते हैं, इसके अंदर सेगमेंट होते हैं। अर्थवर्म मूव्स यूजिंग सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एज वेल एज। अब देखें इसके, आप लोग देखिए इसके अंदर ये आप लोग देख रहे हैं, ये दिखाया गया है सर्कुलर मसल्स हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और ये सर्कुलर मसल्स। द अर्थवर्म की जो ये बॉडी है आप लोग देख रहे हैं, ये इसकी जो बॉडी है, ये देखो इसकी ये सेगमेंट में मौजूद है। अर्थवर्म की बॉडी जो है वो डिवाइडेड होते हैं सेगमेंट में। इस सेगमेंट हैज़ निमेटेड, ये जो आप दिखाई देते हैं ये सर्टी इसको बोला जाता है। ये छोटे छोटे होते हैं जिसकी वजह से अर्थवर्म क्या करते हैं, वो ज़मीन को पकड़ते हैं ताकि वो इसकी मूवमेंट हो सके। अब सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स ऑफ द बॉडी वॉल इफेक्ट द शेप ऑफ द वर्म। अब होता ये है मेरे भाई सुने, इन अर्थवर्म की जो मूवमेंट होती है मोस्टली सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के जरिए से होता है। कंट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स मेक द वर्म थिनर। अब देखें वही बात जो मैंने ऊपर बयान की है, नीचे यहाँ बताया गया है कि जब सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन होती है तो वर्म्स क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है और थिन हो जाता है। इसके अलावा कंट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स शॉर्टन। अब दूसरी तरफ जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो अर्थवर्म साइज में छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। द सर्कुलर मसल्स एंड आर कंट्रैक्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर रिलैक्स एंड देन सर्कुलर मसल्स आर रिलैक्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर कंट्रैक्ट। इसकी वजह से अर्थवर्म की मूवमेंट होती है। दूसरी तरफ जब हम फिश की बात करते हैं तो सबसे पहले फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। इसके ऊपर फिन्स मौजूद होते हैं, स्केल्स मौजूद होते हैं। स्केल से क्या होता है, स्केल से स्लाइमी एक्सुडेट निकलता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल आपने एक फ़िश को पकड़ा होगा वो स्लाइमी होती हैं।
इसके अंदर डॉर्सल एंड एनल फिन्स मौजूद होते हैं। डॉर्सल एंड एनल फिन्स का काम क्या होता है? डॉर्सल एंड एनल फिन्स वो बॉडी को रोलिंग करते हैं साइड वाइज, जबकि इसके अंदर पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होते हैं। उनका काम फ़िश की बॉडी को बैलेंस करना होता है, और जब एक फ़िश अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। हमारे पास फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, इनकी हम बात करते हैं तो ये स्विमिंग भी करते हैं। इनके अंदर जंपिंग मोड्स भी होता है। तो हम बात करते हैं कि ये इनके अंदर लिम्स एक्टिंग टुगेदर होते हैं, ये अब मोमेंट कर। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स आर टेट्रापोड्स वर्टिब्रेट्स। इनके अंदर 4 लिम्स होते हैं, जबकि कुछ के अंदर नहीं होता, लाइक स्नेक है। ये कहा जाता है कि ये 4 लिम्ड, एंड इसके स्नेक के जो है वो जो एंसेस्टर्स थे वो 4 लिम्ड थे। तमाम या मोस्टली रेप्टाइल्स वो ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे डालने वाले होते हैं। Locomotion in reptiles is similar to the locomotion in mammals in that the front and back legs move in opposition. ये आप लोग समझ गए। The reptiles low center of gravity, however, force the body to work more as it walks. A reptile bends its trunk into a curve to help push the feet. द एटलस एंड एक्सिस, आप लोग एटलस एंड एक्सिस को जानते हैं, हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम में इसको पढ़ा था। ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड, द रिब्स आर हाईली मॉडिफाइड, reptiles have pelvis and tail for balance. In some reptiles, front appendages adapted for capturing prey or flight. लोकोमोशन इन एवीज की जब हम बात करते हैं तो एवीज में फीदर्स होते हैं फ्लाइट के लिए। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स होते हैं। हाइंड लिम्ब्स एडाप्टेड होता है वॉकिंग के लिए, पैराचिंग और स्विमिंग के लिए, जबकि इसकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप होती है। 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फ्लाइट में बी कंसिडर्ड। एक हम ग्लाइडिंग कहते हैं, एक हम फ्लिपिंग कहते हैं। मैंने शायद इधर नहीं दिया है, तो लिहाजा मैं ग्लाइडिंग और फ्लिपिंग को आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्लाइडिंग क्या है। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लाइट होती है। चीज़ कब होती है? इज़ यूज्ड फॉर लैंडिंग। इन ग्लाइडिंग द विंग्स आर आउटस्प्रेड एज एरोफॉल्स, लाइक एरोप्लेन विंग। Air flowing over the curved surface moves faster than it does over the lower surface. जबकि फ्लिपिंग में क्या होता है? फ्लिपिंग में in flipping flight the large pectoral muscle contracts, pulling the forelimb down. The resistance of the ear to the wing produce an upward reaction on the wing. लोकोमोशन इन मैमल्स की जब हम बात करते हैं तो 3 फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं। प्लांटिग्रेड्स होता है, सम मैमल्स वॉक ऑन देयर सोल एंड पाम एंड सोल। एग्जाम्पल हमारे पास मंकी है, मैन है, एप्स है। डिजिटिग्रेड्स हमारे पास क्या होते हैं? एनिमल्स दैट स्टैंड और वॉक ऑन इट्स डिजिट्स और टॉयज। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? कैट्स हैं, डॉग्स हैं एंड दूसरे एनिमल्स हैं। अनग्रेड्स इन मैमल्स tips of their toys which are hoofed. The weight of the body is supported on the tips of the toys. हमारे पास हॉर्स हैं, गॉट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बात दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, दूसरे पे बात। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।